हेलो एवरीवन, मैं नरेश शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं इस स्पेशल सेशन में। और इस सेशन में हम बात करेंगे G7 की रिगार्डिंग में। इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा G7 के हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। G7 की हम उसमें थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मेंबरशिप क्या है। ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जहां से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे और उस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस G7 का क्रिटिकल एनालिसिस। तो फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और इन दोनों ही पार्ट्स में हम जो भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो आप कोई भी एग्जाम जो है दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में आप जो है अपीयर होना चाहते हो, या आपकी जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, आप उसके लिए इस सेशन को देख रहे हो। दोनों ही पर्पज से ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहां से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि G7 के बेसिस पर कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस कहां से बनते हैं। सो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि G7 के क्वेश्चंस क्यों बन सकते हैं और ये क्यों रेलेवेंट है, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है इंडियन पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली G7 की समिट हुई और इंडिया को उसमें एज इनवाइटी बुलाया गया। इंडिया वहां पर जो है प्रेजेंट रहा और इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहां पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, फिर भी लगभग 11 बार, लगभग क्या एग्जैक्टली 11 बार इंडिया को उसकी मीटिंग्स में बुलाया गया है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया का ग्लोबल लेवल पर जो स्टेटस है वो काफी ऊंचा है। इसीलिए ऐसे G7 जैसे जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं वो भी इंडिया को वहां पर इनवाइट करते हैं। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि G7 है क्या और क्या क्या इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई G7 का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ। सो G7 ओरिजिनली जब ये फाउंड हुआ था तो एक्चुअली में ये ग्रुप ऑफ 6 हुआ करता था। एक्चुअली इट वाज G6 हुआ करता था ये, जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। और उस समय इसके मेंबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और वेस्ट जर्मनी। यहां आप वेस्ट जर्मनी जब आप देख रहे हैं तो उस समय पर जर्मनी वेस्ट और ईस्ट दो पार्ट्स में हुआ करता था, बाद में उसका फिर यूनिफिकेशन हो गया। सो ये इसके 6 क्या थे, ओरिजिनल मेंबर्स थे। इनका पर्पस क्या था उस समय? इनका पर्पस था टू एड्रेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इश्यूज। इट मींस ये जो सारे कंट्रीज थे उस समय इकोनॉमिकली ठीक ठाक थे, अच्छे खासे पावरफुल कंट्रीज थे। तो इनका मेन जो कंसर्न था कि ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और इकोनॉमिक इश्यूज भी किसके, मोस्टली इन ही कंट्रीज के, लाइक इन्फ्लेशन हो या ग्लोबल लेवल पर रिसेशन हो, है ना, ऐसे जो इश्यूज थे उनको देखने के लिए, उन अपने कंसर्न को सॉल्व करने के लिए इन्होंने ग्रुप ऑफ 6 का जो है कॉन्स्टिट्यूट किया। अच्छा, जब इन्होंने ये सब किया तो इसके पीछे इनका रीजन क्या था? ठीक है, इनका रीजन इसके पीछे था कि भाई ऐसा क्यों इनको करना पड़ा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक बैन लगा दिया था ऑयल एम्बार्गो, जिसको हम कहते हैं 1973-74 में। ये वो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट करते थे उस समय पर। अब इस ओपेक ने क्या किया था, इन कंट्रीज पर, लगभग ये सारे के सारे थे, इन कंट्रीज पर इन्होंने बैन लगा दिया था कि भाई इनको हम ऑयल बहुत कम देंगे या बहुत ज्यादा महंगा ऑयल देंगे इन कंट्रीज को जो G6 के मेंबर्स थे। अब इश्यू क्या था? इश्यू इसके पीछे था कि जो इजराइल और उसके आसपास का जो रीजन है उसमें चल रहा था वॉर। अब इजराइल के जो सपोर्ट में कौन था आपको पता ही होगा, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो कंट्री थे इजराइल के समर्थन में थे। और जो अदर नेशंस थे, स्पेशली जो अरब के कंट्रीज, और अरब के कंट्रीज जो थे वो ओपेक के बड़े ही पावरफुल मेंबर्स थे।
उन्होंने इन कंट्रीज पर, तो ये जो आपका फ्रांस है, यूएसए है, इन पर ऑयल एम्बार्गो लगाया कि इनको ऑयल का एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे। बिकॉज उस समय तक जो ऑयल जितना भी था वो मोस्टली इन्हीं कंट्रीज से जाता था, चाहे वो आपका सऊदी अरबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, कतर हो, इन्हीं कंट्रीज से वहां पर ऑयल जाता था। सो इस बेसिस पर इन पर उन्होंने कंट्रोल लगा दिया, बैन कर दिया इन पर, लगभग बहुत कम इनको ऑयल मिल रहा था। उस बैकग्राउंड में इन कंट्रीज ने ग्रुप ऑफ 6 का फाउंडेशन किया। बाद में फिर 1976 में इसमें ज्वाइन हो गया कौन, आपका कनाडा। तो फिर ये बन गया था G7। सो G6 से ये 1976 में एक्चुअली क्या बन गया, G7 बन गया। तो अगर वहां से क्वेश्चन आता है कि भाई G7 का एक्चुअल फाउंडेशन कब हो रहा है, जब ये G7 था तो 1976 में हो रहा है। और G7 की स्टार्टिंग कब से हो रही है बेसिकली, तो वो G6 की फॉर्मेट में 1973 में वहां पर उसका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। लेटर ऑन क्या हुआ, 1997 में इसको ज्वाइन कर लिया रसिया ने, तो फिर ये बन गया G8 बन गया वहां पर आकर के, ठीक है। लेकिन ये G8 ज्यादा टाइम तक G8 नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 2014 में रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, जिसमें रशिया ने जो है अनेक्सेशन किया क्रीमिया रीजन का, यूक्रेन का जो कि क्रीमिया रीजन है उसका उन्होंने जो है अनेक्सेशन किया। अब जो यूक्रेन है उसके समर्थक कौन कौन है, आपका यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, आपका यूके दैट इज ब्रिटेन, इटली, ये और जर्मनी, ये सब यूक्रेन के समर्थक हैं। तो इन्होंने क्या किया कि रसिया को एक्सपेल कर दिया 2014 में G8 से, और बाद में वापस ये 2014 में फिर से बन गया G7। सो करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो ये अभी भी G7 ही है 2014 से। तो ये तो रहा इसका बेसिक सिस्टम। अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सिंस 1981 यूरोपियन यूनियन की जब हम बात करते हैं, EU, इसने भी इसकी मीटिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट कर दिया, इसकी मीटिंग्स में आना स्टार्ट हुए, लेकिन ये फिर भी G7 ही रहा। बिकॉज जो यूरोपियन यूनियन है ये कोई कंट्री तो है नहीं, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनका एक ग्रुप है। तो यूरोपियन यूनियन जो है यूरोप को एक अदर सेंस में रिप्रेजेंट करना इसने स्टार्ट किया। इसने इसकी मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेशन किया, लेकिन ग्रुप का जो वर्क है वो सब कुछ चलता रहा, लेकिन यूरोपियन यूनियन के पास कभी भी इसकी प्रेसिडेंसी नहीं गई और आई होप के आगे भी नहीं जाएगी। बिकॉज इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशन में चलती है। मींस जो G7 के मेंबर्स हैं, वो जो नेशंस हैं वही उसके प्रेसिडेंट बनते हैं, उन्हीं के पास में इसकी चेयरमैनशिप रहती है। तो EU कोई नेशन तो है नहीं, तो इसीलिए EU इसका प्रेसिडेंट नहीं होता है। हाँ, बट ये इसकी सारी की सारी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, अपने आप को एज ए EU ये उसमें रिप्रेजेंट करता है। यूरोपियन कमीशन भी इसमें अपना रिप्रेजेंटेशन नोट करवाता है। अच्छा, ये तो हो गया इसका कुछ ये वाला बैकग्राउंड। अब चलते हैं थोड़ा सा अदर पॉइंट की तरफ कि भाई इसका मेंबरशिप कैसे मिलती है, कौन कौन इसके मेंबर बन सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो नो फॉर्मल मेंबरशिप मींस ऐसा कोई नियम नहीं है कि इन्होंने कोई फॉर्मल अपना चार्टर बनाया हो, फॉर्मल इन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो इस G7 का। तो ऐसा तो कुछ इसमें बिल्कुल नहीं है, कोई क्राइटेरिया इसमें स्पेसिफिक नहीं है, फॉर्मल कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन इसका मेंबर हो सकता है। बट जनरली इसके जो मेंबर्स होते हैं वो वेल्दी डेमोक्रेसीज ही बनती है। मींस पहला पॉइंट तो हो गया कि वो वेल्दी हो, मींस जो धनी कंट्रीज हैं, रिच कंट्री हो। दूसरा वो डेमोक्रेसी हो। तो ये बेसिक से दो इसके पीछे कॉन्सेप्ट काम करते हैं जब भी कोई कंट्री इसका मेंबर बनता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई कौन इसका प्रेसिडेंट होता है, कहां पर इसका सेक्रेटरीट होता है, इस कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करोगे तो G7 का कोई भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर तो नहीं है। जैसे कि हम ये कहें कि भाई G7 का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, उसका सेक्रेटरीट कहां पर है,
तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें एस्टेब्लिश नहीं है, कोई ऐसा एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, इसका कोई चार्टर नहीं है, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। हाँ, इसकी प्रेसिडेंसी जैसा कि मैंने अभी कहा, तो इसकी प्रेसिडेंसी एनुअली रोटेट करती है। मींस अगर इस बार इटली है तो नेक्स्ट टाइम उसका कोई और मेंबर होगा। मींस जो G7 के मेंबर्स हैं वही बदल बदल करके इसके चेयरमैन या हम कहूं उसके प्रेसिडेंट बनते रहते हैं। ठीक है। सो अब इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि जब भी नेक्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी तो उस मीटिंग में क्या होगा कि जितने भी कंट्रीज होंगे या इसकी जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन सबको मिला करके जो एक एजेंडा होगा इसकी मीटिंग का कि भाई हम किस टॉपिक पर बात करेंगे इसकी मीटिंग में, तो इसका जो एजेंडा होगा वो डिसाइड किया जाता है इसके प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर कंट्री। जैसे कि इस बार इसकी प्रेसिडेंस थी आपकी इटली के पास में। सो इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी थी उन्होंने इसको होस्ट किया इस मीटिंग को। ठीक है। तो इसकी प्रेसिडेंसी का आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो प्रेसिडेंसी के लिए कोई स्पेशल इनका चार्टर नहीं है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इनका फॉर्मल सेक्रेटरीट नहीं है, तो ये वाली चीजें तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। द स्टोरी सो फार। अब जो G7 की अभी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के स्टार्ट होने तक और उस मीटिंग के एंड होने तक की अगर हम बात करें तो जो इसकी स्टोरी रही है उसको जरा हम एक बार देख लेते हैं। सो पहली बात होती है कि लीडर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 मींस G7 कौन कौन है। देखो कंट्रीज के आपसे अगर बेसिक से एग्जाम्स हैं इसके मेंबरशिप पूछी जा सकती है। रिसेंट इसकी समिट किस कंट्री में हुई वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको मेंबरशिप पता हो, USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, UK और इटली। इसको लर्न करने का आपको मैं बड़ा सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। आप नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करो तो ऊपर हो गया आपका कनाडा और फिर आ गए आप USA में, तो 2 नेशन आपके हो गए नॉर्थ अमेरिका में। बाकी सारे के सारे एक अगर जापान को हम हटा दें तो बाकी सारे के सारे जो मेंबर्स हैं आपका जर्मनी, फ्रांस, UK और इटली, ये सारे के सारे यूरोप से हैं और जो जापान है वो एशिया से है। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसे बनाए कि भाई नॉर्थ अमेरिका से कितने कंट्रीज के मेंबर हैं तो 2 हैं। अब कोई क्वेश्चन बनाए कि यूरोप से कितने मेंबर्स हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं सीधे जर्मनी, फ्रांस, UK और इटली। आपसे पूछ ले कि एशिया के कितने कंट्रीज G7 के मेंबर हैं तो फिलहाल तो एक ही है, दैट इज जापान। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस वहां पे फ्रेम हो सकते हैं। तो इसकी मीटिंग कहां पर हुई है? इटली के अपूलिया रीजन में इसकी मीटिंग हुई है। ये ध्यान रखना, ऐसे प्लेसेस के नेम पूछ लेता है। और ये कब हुई है? जून 13 से जून 15 तक इसकी मीटिंग हुई है। इसमें यूरोपियन यूनियन के भी लीडर आए और कंट्रीज के लीडर तो आए ही, और ये एक समिट अपने आप में हुई। देखो कई बार हम वर्ड यूज करते हैं मीटिंग और कई बार हम वर्ड यूज करते हैं समिट। सो मीटिंग में और समिट में आपको एक डिफरेंस शायद नहीं पता होगा। समिट हम उस मीटिंग को कहते हैं जहां पर कंट्रीज का या तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करता हो, उसको हम बोलते हैं समिट। सो ये आपको अच्छा लगा होगा, ये पॉइंट आपको पहले शायद नहीं पता होगा। तो समिट और मीटिंग्स में नॉर्मली ये डिफरेंस होता है। और अगर इसके पॉइंट की बात करें तो भाई इंडिया को इसमें इनवाइट किया गया था टू द आउटरीच 11 टाइम्स। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया टोटल कितनी बार इसमें इनवाइट किया गया है, कई बार UPSC वगैरह एग्जाम्स हैं वो क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वाज इनवाइटेड इन 2024 एज द मेंबर इन द मीटिंग और इन द समिट ऑफ G7। तो क्या फर्स्ट टाइम बुलाया है? नहीं, 11th टाइम बुलाया है। तो अब तक 11 टाइम्स इंडिया जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन अपना दे चुका है। और अगर इसमें हम थोड़े से और अगर हम इसमें पॉइंट की बात करेंगे तो व्हाट वाज द G7 समिट होपिंग टू अचीव। ठीक, यहां से ये जो पार्ट है इसको हम लेकर के आएंगे सेकेंड पार्ट में, क्योंकि यहां से स्टार्ट करेंगे हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस। सो अब तक जो हमने किया वो हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये जो होगा ये सेकेंड पार्ट होगा। सो थैंक यू वेरी मच। इसका सेकेंड पार्ट
की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी और सेकंड पार्ट को भी आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।